अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रायजोरदल एमएलए अखिल गगोई ने गुवाहाटी में E20 फ्यूल प्रोग्राम के खिलाफ प्रोटेस्ट की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी और नितिन गडकरी की उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे जो उनके मुताबिक सिटीजन्स की व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाएगी। ये बयान अखिल गगोई के अपने मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करता है। देख लीजिए, इंडिया गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है E20 का, जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करने का जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी का खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है, ये प्रोटेस्ट है। देख लीजिए, E20 के लिए मेरा बाइक का बर्बाद हो गया। मेरा बाइक बर्बाद हो गया E20 के लिए। मेरा बाइक, मेरा गाड़ी जो बर्बाद हो रहा है, इसका रिस्क कौन लेगा? और बोला था कि इथेनॉल E20 लगाने से हम लोग का पेट्रोल का दाम कमेगा, डिक्रीज होगा। लेकिन पेट्रोल का दाम कम हुआ है क्या? 2019 में पेट्रोल का दाम 75 रुपीज था, 2020 में 80 रुपीज हो गया, 2021 में 95 रुपीज हो गया, 2022 में 98 रुपीज हो गया, 2023 में 99 रुपीज हो गया, 2024 में 100 रुपीज पेट्रोल का दाम हो गया, 2025 में 102 रुपीज हो गया, और अभी 2026 में 106 रुपीज पेट्रोल का दाम। इथेनॉल मिक्स करने के बाद भी पेट्रोल का दाम नहीं कमा हुआ है। लेकिन हम लोग का इंजन खत्म हो चुका, हम लोग का गाड़ी व्हीकल का, हम लोग का मोटरसाइकिल का इंजन खत्म हो चुका। हम लोग का माइलेज कम से कम 10% माइलेज कम हो गया। अरे एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में करो मोदी जी, आपका गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट करो। मोदी जी, आपका गाड़ी में ये एक्सपेरिमेंट करो, मेरा गाड़ी में नहीं। आपका गाड़ी में ये एक्सपेरिमेंट करो। गडकरी जी, E20 एक्सपेरिमेंट करना है तो आपका गाड़ी में करो। आपका गाड़ी में पावर पेट्रोल यूज करेगा, और हम लोग का गाड़ी में आप मैंडेटरीली E20 यूज करने के लिए आप हम लोग को बाध्य करेगा, हम लोग को बाउंड करेगा, तो हम लोग कैसे मानेंगे? इसीलिए हम लोग इसका खिलाफ हम लोग लड़ाई शुरू किया है। आज असेंबली में ये लड़ाई उठाया है, और ये लड़ाई पूरा असम का घर घर में ये लड़ाई जाएगा। हम लोग प्रतिवाद करेंगे। हम लोग गडकरी जी और मोदी जी का जो पॉलिसी है कि इंडिया का लोगों का गाड़ी खत्म करने का जो पॉलिसी है, हम लोग का शोषण करने का जो पॉलिसी है, हम लोग को ऐसे हम लोग को वो बाध्य करने का, बाउंड करने का कि तुम ये करना ही पड़ेगा, मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, जो ये पॉलिसी लिया है, इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। कर्नाटका के कोस्टल रीजन में हैवी रेनफॉल की वार्निंग के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुसलसल बारिश के सबब नेत्रावती, फाल्गुनी और कुमाराधारा रिवर्स के पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अथॉरिटीज़ ने लोगों को एहतियात बरतने और ज़रूरत के बगैर दरियाओं के करीब ना जाने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के मैहार में NH30 पर एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया। एक SUV ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक ही फैमिली के 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स तनकीदी हालत में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया है। द्वारा प्राप्त हुई, मैं थाना अमरपाटन से रात्रि गश्त ड्यूटी में था। ये सूचना प्राप्त होने पर कि रिगरा पानी की टंकी के पास एक 4 पहिया वाहन ट्रक से टकरा गए हैं, जिसमें कई लोग घायल हैं। और इस सूचना पे आए यहाँ थाना देहात क्षेत्र की 112 नंबर और नेशनल हाईवे की पेट्रोलिंग एम्बुलेंस वगैरह खड़ी थी। देखे यहाँ इसमें 5 व्यक्ति कार के अंदर ही मृत हालत में है।
और एक को बता रहे हैं कि घायल थे, तो उनको एम्बुलेंस से अमरपाटन अस्पताल पहुंचाया गया है। सिर्फ कुछ जानकारी आई कौन लोग हैं या अभी कुछ पता करने का प्रयास किया अभी गया? तक जानकारी तो नहीं आ पाई है। कार के नंबर से पता लगाया जाता है कि मालिक कौन है, कौन इसमें बैठे हैं। वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर दिलीप घोष ने फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी की कैंडल लाइट मार्च पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ममता बनर्जी सिर्फ प्रोटेस्ट करती हैं और डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं देती। उन्होंने अपने बयान में रेप और मर्डर के वाक़यात का हवाला देते हुए भी तनकीद की। ये तमाम रिमार्क्स दिलीप घोष के बयानात पर मबनी हैं। वही रोल करना पड़ेगा उनको। लोगों ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया है, खुद जीत के नहीं आ पाई, इतनी पॉपुलर लीडर है ममता बनर्जी। अब फिर ड्रामा करने निकली रास्ता में। ठीक है, आप विपक्ष में, आपको आंदोलन करना आता है, वही जिंदगी भर किया है, विकास तो जानते ही नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन झूठ मूठ हजारों रेप मर्डर हुआ है बंगाल में, उनके राज में। कभी उनको देखा है रास्ता में उतरते हुए, किसी पीड़ित का घर जाके सांत्वना देते हुए? नहीं देखा है। बीरभूम में 10 लोगों को जला दिए थे, एक का अपराधी को नहीं पकड़ा था। उन्होंने जाके सारेआम सभा में नाम बोलते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ता है। पुलिस क्या अपंग हो गया था उस समय क्या? इसलिए ये जो कानून हाथ में लेने की जो प्रयास हो रहा है सीपीएम की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, ये सब ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सरकार 2 मास हुआ है, पहला घटना हुआ 24 घंटा के अंदर सारा अपराधी को अंदर किया हम लोगों ने पकड़ करके। पुलिस वही है, नेता बदल गया है। इसलिए अशांति करने का ना करे। यहाँ की जनता शांति से रहने के लिए ये डिसीजन लिया है, परिवर्तन किया है, और शांति को भंग कोई ना करे। महाराष्ट्र के नासिक में क्लाउड बर्स्ट लाइक कंडीशंस के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरत हाल को देखते हुए त्रिम्बकेश्वर टेम्पल को विजिटर्स के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे। लोग अपने जीवन के लिए घर में रुके हैं। गवर्नमेंट ने क्लियर किया, लेकिन ये ट्रस्ट का पुराना है, वही पूजा चालू है। सुबह अभी ब्रह्मा जी की पूजा चालू है, दोपहर शिव जी की पूजा होती है, शाम को विष्णु भगवान की पूजा है। और 2 लोग 3 लोग अंदर रहेंगे और साथ में सिपाही लोग रहेंगे। बाकी पब्लिक के लिए दर्शन बंद किया है। हम यहाँ रेगुलर आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज आए तो दरवाजे के दर्शन करके निकल गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के थाथरी टाउन में तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का वाकया पेश आया। इस सूरत हाल के बाद NH 244 को एहतियातन बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज रेस्क्यू और रोड क्लियरेंस ऑपरेशंस में मसरूफ देखे गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में तिरुतानी के करीब पीने के पानी की कमी के खिलाफ रेसिडेंट्स ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को फ़ौरन बेहतर बनाया जाए, जबकि अथॉरिटीज़ ने सूरत हाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। ஊர்ல பல நாளா தண்ணியே வர மாட்டேங்குது. மக்கள் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி இல்ல, எங்களுக்கு தண்ணி இல்ல, எங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்ல கூட பரவாயில்ல, குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்ல. நாங்க எத்தனையோ அதிகாரியை பேசிட்டோம். நாங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ரோட்ல வந்து உட்காந்து மறியல் பண்ணுவோம். வருவாங்க, அந்த ஒரு வாரம் அந்த 2 நாள் பிரச்சனை இருக்கும். அவள்தான் மறுபடியும் திரும்பி பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடும். நாங்க ஒரு தடவை கேட்கிறோம், எங்களை கோரிக்கை யாருமே ஏத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நாங்க அவதிப்பட்டே இருந்தா எப்படி? எங்களுக்காக தானே நீங்க எல்லாம் செய்றீங்கன்றீங்க. அரசாங்கம் எங்களுக்காக தானே இருக்குது. நான் கஷ்டப்படும் போது நீங்க மட்டும் சுகமா இருந்தா எப்படி? எங்களுக்கான ஒரு தீர்வு கொடுங்க. நான் குழந்தைங்களை வச்சு நான் அவஸ்தைப்படுறோம். ஒரு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட இல்லைன்னா அப்புறம்
எதுக்கு சார் நாங்க ஜனநாயகத்துல உயிர் வாழ்றது? எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை கண்டினியூவா நடந்துன்னு இருக்கு. இந்த சம்மர் டைம்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு, எங்களுக்கு தண்ணியே வரல. நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளா தண்ணி இல்லாம அவதிப்பட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு வாளியில் கூட தண்ணி வந்து இல்ல. அது ஒரு ரொட்டி வைக்கிறதோ கழுவுறதுக்கு சரியா கொண்டு எதுவுமே தண்ணி கிடையாது. கேன் வாட்டர் எடுத்து தான் சமைக்கிறோம். கேன் வாட்டர் அதுக்கு தான் சமைக்கிறோம். அது ஒரு தண்ணி 30 ரூபா ஒரு கேனு. 10வது வரைக்கும் பின்னாடி டேங்க் பாருங்க, அந்த டேங்க்ல தான் தண்ணி வர வச்சு தண்ணி பிடிச்சிக்கிறோம். ஒரே நாள் வருது தண்ணி பிடிக்கிறோம். எப்படி கேட்டாங்க பஞ்சாயத்து ஓட்டு போடுறோம்ல. जयपुर में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में ट्रेलर ट्रक रोड साइड रेलिंग से टकरा गया और हादसे के नतीजे में एक ही फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजीद तफसीलात का इंतज़ार है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। ये करीब 8:45 बजे के पास है। ट्रोला दिल्ली की साइड से अजमेर की ओर जा रहा था, तो साइड पर 3 बच्चे और एक दंपत्ति खड़े हुए थे, तो उसने अनबैलेंस होके और रेलिंग के पास में लाके उनको कुचल दिया। 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। और ये करीब 8:45 बजे के पास है। ट्रोला दिल्ली की साइड से अजमेर की ओर जा रहा था, तो साइड पर 3 बच्चे और एक दंपत्ति खड़े हुए थे, तो उसने अनबैलेंस होके और रेलिंग के पास में लाके उनको कुचल दिया। 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है और वो दोनों जो दंपत्ति हैं वो घायल हैं, जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वो दोनों जो दंपत्ति हैं वो घायल हैं, जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। केरला मिनिस्टर एपी अनिल कुमार ने कहा कि नए केपीसीसी प्रेसिडेंट की तकर्री का वक्त और उसका क्राइटेरिया कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का इख्तियार पार्टी लीडरशिप के पास है और मुनासिब वक्त पर ऐलान किया जाएगा। KPCC പുനഃസംഘടനയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ AICC ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. KPCC പ്രസിഡന്റ് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം KPCCയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. KPCC ഭാരവാഹികളും വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ KPCC ഇനി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക, അതെങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ്. ഹൈക്കമാൻഡ് ആ തീരുമാനം എടുക്കും. അത് എപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ഹൈക്കമാൻഡാണ്. അല്ല, എക്കാലത്തും കോൺഗ്രസിന്റെ പുനഃസംഘടനകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഏത് പുനഃസംഘടനയാണെങ്കിലും അത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് വരും. മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ്. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുനഃസംഘടന, അത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയാണെങ്കിലും പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയാണെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കത് പറയാം, അതാഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് മാനദണ്ഡം വേണം എന്ത് മാനദണ്ഡം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് AICC ആണ്. അത് AICCക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. AICC അത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും ആര് വേണം ആര് വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അല്ല, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. മാത്രമല്ല, നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ചെറിയ ബോഡിയല്ല, പാർട്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചാണ് എടുക്കുക. APCCയുടെ യോഗം വിളിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ യോഗം വിളിക്കാം. അത്തരം യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് ചേർത്താണ് അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ, നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അതിനകത്ത് വേറെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളില്ല. പാർട്ടിയാണ്, പാർട്ടിയിലെ 4-5 ആളുകൾ കൂടിയിട്ടല്ല. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി കൂടി ചർച്ച നടത്തി. അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയോ പാർട്ടി PCCയോ 4-5 പേരുടെ കമ്മിറ്റി വെച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്ത് അതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്ത്
എടുത്ത കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മുന്നണി ആയതുകൊണ്ട് UDFും ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली गवर्नमेंट की मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आगाज कर दिया है। इस कैंपेन का मकसद शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना। ऑफिशियल्स के मुताबिक ड्राइव के ज़रिए ग्रीन कवर में इजाफा करने पर भी जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड के शहर देहरादून में मुसलसल हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। तेज़ बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा होने और ट्रैफिक मुतासर होने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। अथॉरिटीज़ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। केपीसीसी प्रेसिडेंट हरि प्रसाद ने बताया कि कर्नाटका कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग में लोकल बॉडी इलेक्शंस 2028, असेंबली इलेक्शंस और 2029 लोकसभा इलेक्शंस की स्ट्रेटजी पर गौर किया गया। मीटिंग में तकरीबन 650 पीसीसी मेंबर्स ने शिरकत की और पार्टी के मुस्तकबिल के इलेक्शंस प्लान्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, after assuming the responsibility of the presidentship, I've invited all the PCC members, that's the general body meeting of the PCC members, to discuss about the future plans for the state. And almost about 650 members are there as the PCC members, and there are some co-opted members also are there. It is a full general body. From morning till evening we will discuss about the action plan for the Congress party. In the morning, All India Congress Committee General Secretary in charge of Karnataka, Mr. Randeep Singh Surje. फॉर्मर मिनिस्टर थॉमस ऐसाक ने विज़िंजम पोर्ट प्रोजेक्ट पर अडानी ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि फेज़ 1 में अडानी ग्रुप को सिर्फ 2,500 करोड़ इन्वेस्ट करना था, लेकिन अब कंपनी अपना 49% स्टेक 13,000 करोड़ में बेच रही है। थॉमस इसाक ने इल्ज़ाम लगाया कि ये फ़ायदा ओमेन चांडी गवर्नमेंट के दौर में साइन किए गए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला। 54 കോടി രൂപയെ ചെലവാക്കിയുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5,500 കോടി ചെലവാക്കിയെന്ന് സാറടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് വിപരീതമായ ഒരു കണക്ക് സഭയിൽ വെക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 9,000-ൽ പരം കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കേണ്ടത്. അതിൽ 29% അദാനി ചെലവാക്കും, ബാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവാക്കും. ആ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അദാനിയും ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സർക്കാരും ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സർക്കാർ 2,300 കോടിയായി, ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ചെലവാക്കും. ഇത് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല, അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അദാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2,500 കോടി രൂപയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനിയുടെ 49% ഓഹരി 13,000 കോടിക്ക് മറിച്ചു വെക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2,500 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ചെലവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൂല്യം 10 വർഷം കൊണ്ട് 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ ആക്ഷേപം, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഏകപക്ഷീയമായ കരാർ ഇതിന്റെ നേട്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ്. അതതിനെയാണ് കടൽ കൊള്ള എന്ന് അക്കാലത്ത് LDF വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ VD സതീശൻ തുറമുഖാധിഷ്ഠിത കേരള വികസനം എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കരാറുകളും ഈ മാതൃകയിലാണെന്ന്
കാരണം കേരളത്തിന് തനതായിട്ട് വിഭവസമാനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന 21st सेंचुरी के टेक ड्राइवन सेंचुरी है और इंडिया और इंडोनेशिया के पास युद्ध की ज़बरदस्त एनर्जी मौजूद है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने एआई, टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक अहम एग्रीमेंट फाइनल किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करेंगे ताकि इनोवेशन और डिजिटल ग्रोथ को मजबूत बनाया जा सके। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।